नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, कभी कभी अफवाहें जानबूझकर फैलाई जाती है। आजकल की पॉलिटिकल लैंग्वेज में, राजकीय परिभाषा में उसे नैरेटिव बोला जाता है। यानी जनमानस में क्या चल रहा है, अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में क्या चल रहा है, अपने ही पार्टी में क्या मानसिकता है, इसका अंदाज़ा लेने के लिए कुछ खबरें जानबूझकर मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है। अब देखिए, आपको याद होगा कि 2 मई 2023 को अचानक शरद पवार जी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, एक प्रोग्राम में पहुंचे थे। यानी उनका ही प्रोग्राम था। उनकी जो जीवनी है उस पर लोक माझे सांगाती, ये जो उनके आत्मकथन है, उसका एक विस्तारित संस्करण, उसका विमोचन होने वाला था यशवंतराव चव्हाण सेंटर में। वहाँ शरद पवार पहुँचे थे। एक बड़ा मराठी का पेपर है लोकसत्ता, उसके संपादक थे। ABP माझा नाम का एक चैनल है, उसके संपादक थे। फिर शरद पवार की पत्नी भी हाजिर थी और स्टेज पर यही लोग थे। कोई पॉलिटिशियन ज़्यादा नहीं थे, दूसरे पॉलिटिशियन थे ही नहीं। और ये इस पर भाषण वगैरह हो गई, किताब के बारे में चर्चा हो गई, उसके प्रकाशक पब्लिशर भी थे, उनका भी भाषण हो गया। और जब आखिर में शरद पवार भाषण करने के लिए खड़े हो गए तो उन्होंने एक अफवाह या शगुफा छोड़ दिया कि आज अब से और यहीं से मैं मेरी जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, जो मैंने स्थापित की है, उसका अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं, मैं निवृत्त हो रहा हूं। और हड़बड़ी शुरू हो गई। ये शरद पवार ने अफवाह फैलाई थी और उसके बाद 2-3 दिन उस पर मीडिया में बहुत सारा घमासान चलता रहा। उधर भी घमासान हुआ 2-3 घंटे। और जो बेचारे जो संपादक बैठे थे वहाँ, उनको तो पता ही नहीं चला कि भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मुझे याद है उस फंक्शन में जब शरद पवार की घोषणाएं दी जा रही थी तो पब्लिशर ने आगे आकर कहा था, भैया ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, यहाँ राजकीय घोषणा होनी नहीं चाहिए। फिर भी जब शरद पवार ने निवृत्ति की घोषणा कर दी तो क्या हो गया था, रिटायरमेंट की घोषणा कर दी तो पूरा का पूरा हॉल जो भरा हुआ था वो स्टेज पर पहुंच गए, भीड़ जम गई। संपादक तो भाग गए, किसी को पता नहीं चल रहा था करे तो क्या करे। जयंत पाटिल रोने लगे थे, बहुत सारा मामला चल रहा था, आपको याद होगा। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अफवाह कैसे और क्यों फैलाई जाती है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर में हर एक को बोलने दे रहे थे, खुद पवार ही एंकरिंग कर रहे थे। हाँ, उसको माइक दो, उसको माइक दो, उसको बोलने दो। अरे आप अगर रिटायर हो रहे हैं, आपकी मंशा है रिटायर होने की, तो इसके बाद कौन बोलेगा ये तय करने वाले एंकर शरद पवार कैसे हो सकते हैं। लेकिन उनको तो माहौल बनाना था। मैं रिटायर होता हूँ ऐसे बोलने से क्या परिस्थितियाँ बनती है वो उनको देखना था। इसीलिए आखिर में वो घमासान ख़त्म करने के लिए शरद पवार खड़े हो गए और बोले कि मैं 6 लोगों की कमेटी बनाता हूँ और वो कमेटी तय करेंगी कि आगे पार्टी कैसी चलेगी। और 3 दिन ये सब होकर फिर वही अध्यक्ष रहे। उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया और प्रफुल्ल पटेल उनको कार्याध्यक्ष बनाया। तो सवाल ये था कि अपने को दगा देने की कोशिश अगर हो रही है पार्टी में, यानी प्रफुल्ल पटेल हो या अजीत दादा हो या छगन भुजबल हो वगैरह वगैरह लोग अपने को छोड़कर, शरद पवार को छोड़कर अगर बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं तो उसको सैबोटेज करने के लिए ये ड्रामा किया गया था। निवृत्ति की एक अफवाह खुद शरद पवार ने फैलाई थी। अगर वो मन के सच्चे होते और उनका निर्धार पक्का होता तो पीछे हटते नहीं।
लेकिन जानबूझकर उन्होंने अफवाह फैलाई और उसको इम्प्लीमेंट भी किया, इसको नैरेटिव बोलते हैं। तो अभी जो कुछ हुआ, 2 मई को जो नाटक किया था, तो उनके भतीजे भी अजीत दादा, उनके ही भतीजे हैं, उनके ही संस्कार में बड़े पले हैं, तो उन्होंने भी बिल्कुल 2 महीने बाद 2 जुलाई को एक ऐसा ही ड्रामा किया कि मुझे प्रदेशाध्यक्ष होना है, एनसीपी का प्रदेशाध्यक्ष अजीत दादा को होना है, ऐसा एक ड्रामा बना। पवार पूना में थे, अजीत दादा मुंबई में थे, एक एक करके एनसीपी के एमएलए आकर अजीत दादा से मिल रहे थे और मीडिया में चर्चा थी कि अजीत दादा को महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष बनना है। ये सब चर्चा और नैरेटिव 2-2.5 घंटे चलता रहा और उसके बाद अजीत दादा अपने निवास स्थान से, जो उनका अपोजिशन लीडर करके सरकारी बंगला है, वहाँ से निकल पड़े। उनके साथ बहुत सारे साथी थे, गाड़ियाँ थी। वो सीधे कहाँ पहुँचे? राजभवन पहुँचे और राजभवन में जाकर अजीत दादा ने उप मुख्यमंत्री बनकर शपथ ले ली। वहाँ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दूसरे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले से ही मौजूद थे। तो नैरेटिव कैसे बनता है? नैरेटिव कैसे बनता है ये हमें समझना जरूरी है। एक जानबूझकर एक खबर या सूचना फैलाई जाती है और लोकमत उसमें क्या बनता है, जनमत क्या बन रहा है, इसका अंदाज़ा लेने के लिए ऐसी खबरें छोड़ी जाती है, फैलाई जाती है, जो अफवाह भी हो सकती है या प्रयास भी हो सकता है, तो उसको नैरेटिव बोलते हैं। तो बीच में एक हफ्ते से एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, महाराष्ट्र की राजनीति में एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि अजीत दादा महायुति में आकर, शिंदे फडणवीस के साथ आकर बहुत निराश हो चुकी है। उनकी पार्टी के जो एमएलएज है, विधायक है, आज शरद पवार को छोड़कर आए हुए 40 से ज़्यादा एमएलए जो अजीत दादा के साथ महायुति में बीजेपी के साथ आ गए, वो निराश है और इसलिए अजीत दादा भी खुद निराश है, फ्रस्ट्रेटेड है, वैफल्यग्रस्त है। तो अजीत दादा क्या वापस अपने चाचा की पार्टी साथ जा सकते हैं? ये चर्चा का विषय बनाया गया। असलियत ये थी कि सालों साल, पिछले 3 दशकों से ज़्यादा हर दिवाली में पूरा पवार परिवार उनके बारामती के गोविंद बाग नाम का जो निवास स्थान है, वहाँ हर साल दिवाली में इकट्ठा बैठते हैं। हिंदू कैलेंडर के पहला दिन होता है जिसको पाड़वा हम मराठी में बोलते हैं, उस दिन पूरा पवार परिवार इकट्ठा हो जाता है। लेकिन इस साल मैं वहाँ आऊँगा नहीं, ये अजीत दादा ने अलग तरीके से सोशल मीडिया में डिक्लेयर कर दिया। इसलिए 2 दिन पहले वो जो दिवाली मिलन था, वो शरद पवार के दूसरे छोटे भाई है प्रताप पवार, उनके घर में हुआ। तो दिवाली मिलन जो गोविंद बाग में होता है, उसकी हवा अजीत दादा ने निकाल दी थी। और उसके बाद यानी प्रताप पवार के घर में शरद पवार अजीत दादा मिले, उसके बाद खुद अजीत दादा भी बारामती पहुंच गए, गोविंद बाग में वो भैया दूज के दिन आ गए और ये अफवाह शुरू हो गई कि भाई ये वैफल्यग्रस्त है, अजीत दादा तक का गुट नाराज़ है और शायद ये बीजेपी को दगा देकर वापस अपने चाचा के साथ जा सकते हैं। इसको दोस्तों नैरेटिव क्यों बोलते हैं आप समझो। ये जो अफवाह फैलाई जाती है, उस अफवाह के ना सर होता है ना पैर होते हैं, क्योंकि वस्तुस्थिति जो होती है, फैक्ट्स जो होती है, वो किसी भी खबर के सर या पाँव होते हैं। क्या अजीत दादा कितने भी नाराज है या नहीं मुझे पता नहीं है,
शायद हो सकते हैं नाराज। अजीत दादा के साथ जो विधायक बीजेपी के साथ आ गए हैं, उनमें से 8 मंत्री बने हैं, अगर उनमें से कुछ लोग नाराज है तो क्या वो फिर अपनी ओरिजिनल पार्टी में वापस जा सकते हैं? इसका जवाब पहले ढूंढना पड़ेगा। अजीत दादा से लेकर 40 एमएलए जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, वो वापस जाने के परिस्थिति में है क्या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। आपको लगा कि हाँ मैं अभी होटल गया था, ये होटल नहीं तो उस होटल में जाऊंगा, या चाचा के जगह मामा के घर जाऊंगा, इतनी आसान बात पार्टी छोड़कर वापस जाने की नहीं होती, क्योंकि अगली प्रक्रिया प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अजीत दादा ने जो पार्टी छोड़ी है, तो पार्टी नहीं छोड़ी है ठीक एकनाथ शिंदे के तरीके से। उन्होंने हम ही पार्टी है ऐसा दावा चुनाव आयोग में किया है, और ये हमारे पार्टी में है ही नहीं, हमारे पार्टी में टूट हुई नहीं, ये बताने के लिए और पार्टी बचाने के लिए खुद शरद पवार को बार बार चुनाव आयोग की सुनवाई के लिए जाना पड़ रहा है। तो मामा के घर या चाचा के घर जाने से कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन जब आप पार्टियां बदल लेते हो, पार्टियां टूट जाती है, तो ये मसला आज यहाँ थे कल वहाँ इस ढंग से नहीं चलता। कानून और जो नियम होते हैं उसके दायरे में रहकर कुछ करना पड़ता है। तो अजीत दादा हो या उनके साथ जिन्होंने पार्टी छोड़ी है या अलग पार्टी पर दावा किया है, वो लोग शरद पवार के साथ वापस जाने के लिए नियमानुसार पात्र नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, वहां तो मामले दर्ज हो चुके हैं। चुनाव आयोग में तो सुनवाई चल रही है, और जिन्होंने पार्टी छोड़ी है वो विधायक रहने के लिए पात्र है या नहीं है, ये 31 जनवरी तक, यानी एनसीपी के जो विधायक शरद पवार को छोड़कर गए हैं, उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी ने, यानी शरद पवार की पार्टी ने विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के पास कुछ याचिकाएं दी है कि इनको अपात्र करो, इन्होंने पार्टी छोड़ी है, पार्टी का डिसिप्लिन तोड़ा है। तो विधानसभा अध्यक्ष हो, सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो, इसमें मामला फंसा है। तो आप कहाँ जा सकते हो, कहाँ नहीं जा सकते हो, आपकी परिस्थिति क्या है, इस पर अभी डिसीजन हुआ नहीं है। ना चुनाव आयोग ने आपको अलग पार्टी मान लिया है, ना चुनाव आयोग ने आपको ही एनसीपी डिक्लेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई ही नहीं हुई है, और विधानसभा अध्यक्ष के सामने आपके पात्रता अपात्रता का मामला अभी भी चल रहा है, पड़ा है, उसकी तक सुनवाई नहीं हुई है। तो आप कहाँ हो, ये अभी तय नहीं हुआ है। अगर समझो अजीत दादा के पार्टी में ग्रुप में बैठे कुछ एमएलए विधायक नाराज भी है, तो उनको पहले ये तय करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि क्या वो आज भी एमएलए है, क्या वो आज भी कहीं से कहीं जाने के लिए पात्र है। असलियत ये है कि ये जो एमएलए है एकनाथ शिंदे के हो या अजीत दादा के हो, ये कहाँ है, उनकी जगह अभी तक तय नहीं हुई है। तो कहाँ से कहाँ जाना है वो तो बाद में तय होगा, लेकिन कहीं भी आपको जाना है तो आप कहाँ हो ये तय होना ज़रूरी होता है। आप दिखाने के लिए बीजेपी के साथ बैठे हो, लेकिन क्या लीगली सबूतों के साथ आप बीजेपी के साथ हो, तो आप एनसीपी के एमएलए हो, ये अभी तय नहीं हुआ है। क्योंकि आप एमएलए हो कि नहीं, यही तय नहीं हुआ है।
क्योंकि आपके खिलाफ क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का मामला अध्यक्ष के सामने पड़ा है, चुनाव आयोग के सामने आपकी पार्टी कौन सी है ये तय होना बाकी है, उसकी सुनवाई चल रही है। तो आप कितने नाराज़ हो, क्यों नाराज़ हो, उससे कोई मामला नहीं बनता। उसके आधार पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप वापस नहीं जा सकते। वो जो शिकंजा होता है ना किसी को पकड़ने का, मछली वगैरह, तो उसके लिए एक जाली लगाई जाती है। वो मछली जाली में जा तो सकती है लेकिन जाली से वापस नहीं निकल सकती। अंदर जाने के लिए आसानी होती है, बाहर निकलना मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। उसको तो शिकंजा बोला जाता है, ट्रैप बोला जाता है। तो शिंदे के एमएलए हो या अजीत दादा के एमएलए हो, ये एक ट्रैप में फंसे हैं जिसको 10th शेड्यूल 10वां परिशिष्ट कहा जाता है। जब तक उस परिशिष्ट के तहत कोई डिसीजन नहीं आता कि आप हो क्या, आप एमएलए हो, आप एनसीपी के एमएलए हो, आप अजीत दादा की पार्टी के एमएलए हो, या आप कुछ भी नहीं हो, ये जब तक तय नहीं होता तब तक आपको वहाँ से निकलकर और कहीं जाना इम्पॉसिबल है। हाँ, आप डिक्लेयर कर सकते हो कि मैं शरद पवार के साथ हूँ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि आप जो भी कुछ करेंगे और एमएलए हूँ इसलिए करेंगे तो वो कानून के और नियमों के दायरे में रहना पड़ता है। और आप क्या हो ये आप खुद नहीं तय कर सकते, वो तो विधानसभा के अध्यक्ष तय करेंगे, चुनाव आयोग तय करेगा और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। उसके बाद जहाँ चाहिए वहाँ जाओ। अगर आप विधायक रहे तो इसका मतलब दोस्तों बहुत गहरा है। मैं जो समझा रहा हूँ ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जब तक इस महायुति में हो, एकनाथ शिंदे के एमएलए हो या अजीत दादा के एमएलए हो, ये जब तक महायुति में है, बीजेपी के साथ है, तब तक ही क्वालिफाइड ना हो या डिस्क्वालिफाइड ना हो, फिर भी एमएलए हो। ये आपको एमएलए रखने की ताकत बीजेपी के पास देकर ही आप यहाँ आए हो। ये क्या रहस्य है ये फिर कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज के लिए एक बात साफ है कि अजीत दादा या उनके एमएलए कितने भी नाराज़ हो, ये बीजेपी को छोड़कर जाने की परिस्थिति में आज नहीं है। यही रुकता हो दोस्तों। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।